नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपनी जो 11वीं क्लास की जो पहली यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई। यूनिट एंड डायमेंशन उसके न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए थे। एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर और एरर पे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में सेकेंड यूनिट आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, कि भाई गति क्या है, स्थिर अवस्था क्या है, कि कई पार्टिकल स्थिर है तो वो स्थिर कैसे है, गति है तो गति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, कैसी कैसी किस किस प्रकार की गति है, एकविमीय गति को अपन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द्विविमीय को कैसे करेंगे, त्रिविमीय को कैसे करेंगे, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, उसके बारे में दोस्तों आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि किसी कण की स्थिति को अपन को बताना है तो अपने पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ पर अपन खड़े होकर या बैठकर कैसे भी स्थिति में अपन हो और कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गति के बारे में बता सके, स्थिर है तो स्थिर अवस्था के बारे में बता सके कि वही कण जो है वो ऐसे ऐसे गति कर रहा था। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ से अपन किसी कण के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन बता सकें या जान सकें, उसे अपन दोस्तों क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र। तो गति को अपन को जैसे ही पढ़नी है तो अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि निर्देश तंत्र का अपन को एक स्टडी करनी ही चाहिए, इसका अपन को पता होना ही चाहिए। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा यदि अपन लिखें तो कैसे लिखें, एक ऐसा तंत्र या निकाय या आकाश, स्पेस में कहीं भी हो सकता है। मान लो मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरे से रिलेटेड भी निर्देश तंत्र हो सकता है, कोई आसमान में एरोप्लेन में उड़ रहा है उससे रिलेटेड उसका निर्देश तंत्र है, कोई बस में जा रहा है उससे रिलेटेड उसका निर्देश तंत्र है। तो अपन ने क्या लिखा है कि एक ऐसा तंत्र या निकाय या आकाश जिसमें वस्तु या पिंड, जो भी आप रखना चाहो, जिसमें वस्तु या पिंड की स्थिति एवं गति, जिसमें पिंड की वस्तु की स्थिति एवं गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें किसी पिंड की स्थिति और गति के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, जहाँ से जैसे अपन को कोई ये कह दे कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो घर को 0 मानोगे तभी तो स्कूल तक की पता चलेगी, या स्कूल को 0 मान लो तो घर तक की दूरी अपन को पता चलेगी। तो एक को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें तो दूसरे तक जाने में जो दूरी है वो अपन क्या बता सकेंगे, भाई घर इतनी दूर है। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपन किसी कण की वस्तु की स्थिति के बारे में बता सकें कि वस्तु स्थिर है, गति कर रही है तो कैसे कर रही है, कौन सी x डायरेक्शन में कर रही है, y डायरेक्शन में कर रही है, z डायरेक्शन में कर रही है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा इमेजिनेशन है, और जो निर्देश तंत्र होता है उसके मूल बिंदु पर अपन खुद को माने। ठीक है, ये एक बात हो गई कि एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसके बारे में किसी कण की स्थिति या गति के बारे में अपन बता सकें, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है निर्देश तंत्र के बारे में, किसी वस्तु की गति को केवल तभी प्रेक्षित किया जा सकता है, किसी वस्तु की गति को केवल तभी प्रेक्षित कर सकते हैं जब यह किसी
अन्य वस्तु के सापेक्ष, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, तो ये अपन मान सकते हैं कि वस्तु क्या है, गति में है। किसी वस्तु की गति को केवल तभी प्रेक्षित किया जा सकता है जब ये किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करे। जैसे दो गाड़ी वाले आपस में चल रहे हैं, साथ साथ ही चल रहे हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि कौन से की स्पीड ज़्यादा है और कौन से की स्पीड कम है। यानी दोनों गाड़ी वाले एक दूसरे के सापेक्ष अपने आप को देखें तो वो दोनों अपने आप को कैसे स्थिर नजर आएंगे। कहने का मतलब वो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। लेकिन सड़क के किनारे कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो उनके बारे में क्या बता सकता है कि भाई ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक ही स्पीड से चल रहे थे। और जैसे ही कोई पीछे गाड़ी वाला तेज स्पीड से आके उसको क्रॉस करता है तो अपन क्या कहते हैं कि भाई उसकी स्पीड तेज थी। तो अपन ने दोनों गाड़ियों को देखा, एक धीरे चल रही है और एक फास्ट चल रही है, तो एक के सापेक्ष अपन ने दूसरी की स्थिति को बता दिया कि एक धीरे चल रही थी और एक फास्ट चल रही थी। मान लो सड़क पर गाड़ी एक होती तो अपन क्या कहते हैं कि फास्ट चल रही थी या धीरे चल रही थी। अपन दोनों का कंपैरेटिवली स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। तो इसमें यह कहा है कि तभी प्रेक्षित किया जा सकता है जब एक के सापेक्ष अपन दूसरी की स्थिति को परिवर्तित करता हुआ बता सके। और दूसरा है कि इस गति को बताने के लिए क्या होना चाहिए, गति को प्रेक्षित करने के लिए क्या होना चाहिए, करने के लिए एक प्रेक्षक होना चाहिए। सीधी सी बात है, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। यदि किसी कण की गति को बताना है तो एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता है, और निर्देश तंत्र में क्या होना चाहिए, एक प्रेक्षक होना चाहिए जो हमें यह बता सके कि गति कैसे हो रही है। और जो प्रेक्षक है उसके पास में क्या होना चाहिए, एक स्वयं प्रेक्षक को, जो प्रेक्षक है यानी प्रेक्षक के पास स्वयं की एक समय मापी तथा किसी वस्तु से संबंधित निर्देश तंत्र होना चाहिए। और इस समय मापी को और निर्देशांक तंत्र बोल सकते हैं अपन, निर्देशांक तंत्र होना चाहिए। निर्देशांक तंत्र होना चाहिए कहने का मतलब उसकी एक तो समय होना चाहिए और एक उसकी वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास में जो निर्देशांक होते हैं वो होने चाहिए। तो ये जो समय मापी और ये जो निर्देशांक तंत्र है, इन सबको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं कि वह एक निर्देश तंत्र है। तो जैसे मान लो मैं बात करूं कि ये अपने एक्स एक्सिस है, ये एक अक्ष है, ये मूल बिंदु O है, और ये क्या है भाई वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है। इसको मैं निर्देश तंत्र कहूं तो ये मैं प्रेक्षक हो गया, और ये क्या है इसके मूल बिंदु पर है। तो ये प्रेक्षक अपन को बता सकता है, जैसे यहाँ कोई कण है तो अपन बता सकते हैं कि उसकी एक्स अक्ष से दूरी इतनी है और वाई अक्ष से दूरी उसकी इतनी है। तो ये कण अपन को कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपन इस कण के बारे में इंफॉर्मेशन की एक्स अक्ष से तो इतनी, मूल बिंदु O से एक्स दिशा में तो इतनी दूरी पर, वाई दिशा में इतनी दूरी पर, तो इसे, इस प्लेटफॉर्म को अपन क्या कह सकते हैं, एक निर्देश तंत्र कह सकते हैं। निर्देश तंत्र कहीं भी हो सकता है, जैसे कोई आदमी बस में जा रहा है उससे रिलेटेड भी निर्देश तंत्र हो सकता है, स्टैंड पे खड़ा है उससे रिलेटेड भी, और जिस कैंडिडेट से रिलेटेड उसका निर्देश तंत्र है वह कैंडिडेट उस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर है। अपने आप को मूल बिंदु पर मानकर अपन क्या कर सकते हैं, किसी कण की गति के बारे में अपन बता सकते हैं। तो इस बात को अपन को ध्यान रखना है कि किसी भी कण की गति को यदि अपन को डिस्क्राइब करना है तो उसके पास में, अपने पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मूल बिंदु होना चाहिए जहां से अपन उस कण की गति के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन बता सकें। और वह जो प्लेटफॉर्म है उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन ने क्या कह दिया कि निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र का जो
मूल बिंदु होगा, उस पर एक प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक के पास में खुद की क्या होनी चाहिए, एक घड़ी होनी चाहिए, एक इमेजिनेशन है, एक घड़ी होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, निर्देशांक, ज्यामिति के निर्देशांक होने चाहिए कि भाई वो एक्स दिशा में इतनी दूरी पर है, वाई दिशा में इतनी दूरी पर है और जेड दिशा में इतनी दूरी पर है। तो अपन किसी कण की गति के बारे में बता सकते हैं। कण की यदि स्थिति समय के सापेक्ष, समय चल रहा है, घड़ी चल रही है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वस्तु जो कण है वो स्थिर अवस्था में है, यानी स्थिर अवस्था में है तो उसका वेग जीरो है, वेग जीरो है तो त्वरण भी जीरो होगा, बल लगने वाला बल भी जीरो होगा, यानी उसकी गति के बारे में अपन सारे वेरिएबल निकाल सकते हैं। और मान लो कोई कण है जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो उसका वेग भी होगा, उसका त्वरण भी होगा, और उस पर लगने वाले बल की कैलकुलेशन भी अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये निर्देश तंत्र के बारे में 4 बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, या मतलब अपने दिमाग में बैठा लो कि निर्देश तंत्र ऐसा है, एक इमेजिनेशन है जहां से अपन किसी कण की गति के बारे में अपन उसको बता सके। निर्देश तंत्र के प्रकार, कि ये जो निर्देश तंत्र है ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो अपने 3 प्रकार का निर्देश तंत्र है। अभी तक जो निर्देश तंत्र खोजे गए हैं फिजिक्स में वो 3 प्रकार के निर्देश तंत्र हैं। नंबर 1 है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं भाई, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र जहां पर अपन किसकी यूज करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। दूसरे प्रकार का जो निर्देश तंत्र है उसको अपन कहते हैं ध्रुवीय निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं, ध्रुवीय निर्देश तंत्र। जहां गोले की बात हो, जैसे ये गोला है और उसकी अपन मोशन के अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां जो कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और फाई, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देश तंत्र। और तीसरे नंबर का जो निर्देश तंत्र है उसे अपन क्या कहते हैं, बेलनाकार निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, बेलनाकार निर्देश तंत्र। तो वहां बेलन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं रो, फाई और जेड, वो उसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। अपने 11वीं क्लास के हिसाब से भाई कार्तीय निर्देशांक तंत्र, ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र और बेलनाकार निर्देशांक तंत्र है। तो ये जो 2 निर्देश तंत्र हैं ये अपन कॉलेज की बुक्स जब भी आएंगी उसमें पढ़ेंगे, जहां भी अपना ये टॉपिक आएगा। और अभी वर्तमान में ये अपना जो टॉपिक चल रहा है वो 11वीं क्लास से अपन ने उठाया है, तो अपन बात करेंगे कौन से निर्देश तंत्र की, कार्तीय निर्देश तंत्र की। यानी सबसे सरल जो निर्देश तंत्र है वो कौन सा है, कार्तीय निर्देश तंत्र है। तो मैं इसको मिटाता हूं, कार्तीय निर्देश तंत्र की अपन बात करेंगे जहां पर अपने पास में क्या हो, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं और तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों एक बिंदु पर काटती हैं। उस कटान बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, कार्तीय निर्देश तंत्र क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। इस कार्तीय निर्देश तंत्र को 2 भागों में लोगों ने डिवाइड किया। एक तो अपन कह सकते हैं इसके कार्तीय निर्देश तंत्र के 2 प्रकार। कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो कौन सा भाई, द्विविमीय। कौन सा निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र, ठीक है। और एक कौन सा हो गया, त्रिविमीय। त्रिविमीय निर्देश तंत्र या आकाशीय निर्देश तंत्र भी बोल सकते हैं, या आकाशीय निर्देश तंत्र या स्पेस निर्देश तंत्र भी इसको बोल सकते हैं। द्विविमीय निर्देश तंत्र में क्या हुआ है कि ये देखो, ये वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ और ये क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स ओ, और ये क्या होगी, वाई। यानी दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के लंबवत काट रही हैं, ठीक है भाई। और यहां पर अपन ने कोई कण डिनोट कर दिया पी, ठीक है। अब इस पी तक मेरे को पहुंचना है, तो मैं कैसे, यहाँ एक्स डिस्टेंस चलूंगा और यहाँ पी डिस्टेंस। तो ये लो, इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए, एक्स वाई। तो यहाँ से यदि पी तक मेरे को आना है, तो ये वाई एक्सिस पे तो अपन कितनी दूरी चलेंगे, वाई, और एक्स एक्सिस पे अपन कितनी दूरी चलेंगे, एक्स चलेंगे। यहाँ से एक्स दूरी पर यहाँ आए और वाई दूरी अपन ऊपर की तरफ चले। कहाँ चले भाई, ऊपर की तरफ चले। ऊपर की तरफ चले तो इस कोई भी जो कण है उसको डिस्क्राइब करने के लिए अपन को कितने निर्देशांकों की आवश्यकता है, 2 निर्देशांकों की आवश्यकता है, यानी एक्स और वाई। तो इनका ये दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु है इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु।
और ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। और यदि इस प्लेटफॉर्म से किसी कण की गति के बारे में अपन को बताना है तो यहाँ इस मूल बिंदु पर अपन किसको मान लेते हैं, प्रेक्षक को मान लेते हैं। ये मैंने इस चित्र बना दिया, जो प्रेक्षक अपन को ये बताएगा कि कोई कण स्थिर है, गति में है, गति कर रहा है तो वो किस हिसाब की गति कर रहा है, किस हिसाब से वो चल रहा है। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, दो अक्ष क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। द्विविमीय निर्देशांक तंत्र में दो अक्ष क्या होती हैं, लंबवत। दूसरी बात क्या है, जो अक्ष है वो क्या है भाई, जो अक्ष है वो किससे दूरी है, तो अक्ष है वो क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी है, y अक्ष से लंबवत अक्ष है वो y अक्ष से क्या है, लंबवत दूरी। और तीसरी क्या है, y बराबर क्या है, अक्ष से लंबवत दूरी। क्या है दोस्तों, अक्ष से लंबवत दूरी है। और ये जो निर्देश तंत्र है वो कौन सा है, द्विविमीय निर्देश तंत्र है, जिसमें अपन किसी कण की गति के बारे में अपन उसको बता सके। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में देखो दोस्तों, 3 डायरेक्शन, यह है, और यहां से अपन और ये अपन ने बना दिया त्रिविमीय निर्देश तंत्र। 3 डायरेक्शन तो अपन को चाहिए। तो इसमें 3 एक्सिस होगी, ये अक्ष होगी, अक्ष मूल बिंदु O, ये y होगी दोस्तों, ये क्या होगी z। तीनों एक्सिस है, तीनों एक्सिस का मूल बिंदु क्या है, O है। और ये पॉइंट अपन ने मान लिया P है, और इस P के कोऑर्डिनेट है x, y और क्या है z है। 3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। जो डिस्टेंस y एक्स के ऊपर है उसको अपन क्या कहेंगे, y कहेंगे। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहेंगे दोस्तों, z कहेंगे। ठीक है, ये जो अक्ष है वो कौन सी अक्ष है, ये जो कौन सी अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये जो कौन है वो z अक्ष है। और ये जो मूल बिंदु है जहाँ पर अपन को किसको बैठाना है, प्रेक्षक को बैठाना है, ये क्या है दोस्तों, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु, जहाँ से अपन किसी कण की गति के बारे में बता सके। इसमें भी क्या है, तीनों अक्ष क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। वही अक्ष क्या होगी, y अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी, y है अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी। इस हिसाब से एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये तो अपन ने एक्स वाई बनाया है, ऐसे मान लो ये z हो जाए, ये y हो जाए तो भी एक ही बात है। ये x हो जाए, ये z हो जाए तो भी ये द्विविमीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। यानी द्विविमीय निर्देश तंत्र में दो निर्देशांक होने चाहिए। एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वाई जेड का कॉम्बिनेशन होता है, जेड एक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो चाहे कोई सा ही निर्देश कोऑर्डिनेट यूज करें, ये क्या कहलाएगा, द्विविमीय निर्देश तंत्र ही कहलाएगा। और त्रिविमीय निर्देश तंत्र में तीनों एक्सिस अपने के काम में है। यानी जैसे कोई पतंग कट गया हो तो कटे हुए पतंग की गति, कटा हुआ पतंग किधर भी जा सकता है, यानी उसके एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उसकी गति को यदि अपन को डिस्क्राइब करना है, कटे हुए पतंग की गति को डिस्क्राइब करना है, तो अपन को कौन सा निर्देश तंत्र चाहिएगा, त्रिविमीय निर्देश तंत्र चाहिएगा, या अपन यह कह सकते हैं आकाशीय निर्देश तंत्र की अपन को आवश्यकता है। तो ये अपने क्या हो गए, सबसे सरल जो निर्देश तंत्र है कार्तीय निर्देश तंत्र है। और कार्तीय निर्देश तंत्र का मतलब वह निर्देश तंत्र जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर आधारित है। क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर आधारित है, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दो प्रकार के, 2 डायरेक्शनल और 3 डायरेक्शनल, जिसमें 2 निर्देशांक काम में आए उसको द्विविमीय, और जिसमें 3 निर्देशांक काम में आए उसको अपन ने क्या कह दिया, त्रिविमीय निर्देश तंत्र कह दिया। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, निर्देश तंत्र को परिभाषित कर लिया अपन ने, और अपन ने जान लिया कि भाई निर्देश तंत्र क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा निकाय है जहां से किसी कण की, वस्तु की या निकाय की गति के बारे में अपन को क्या हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो सके, उसे अपन क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे। अब दोस्तों अपन डिफाइन करते हैं विराम, रेस्ट। क्या कहते हैं, रेस्ट, विराम, या अपन बोल सकते हैं इसको स्थिर अवस्था।
कि कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था है। इसको परिभाषित क्या करें अपन, यदि, ध्यान से, यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में, यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में या अपनी स्थिति नहीं बदलती है, अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो वस्तु विरामावस्था, या स्थिर अवस्था, विरामावस्था या स्थिर अवस्था में कहलाती है। यदि निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु क्या है, कहलाती है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु अपनी स्थिति बदले नहीं, वहीं की वहीं पड़ी रहे, तो वस्तु क्या कहलाएगी, विरामावस्था में कहलाएगी। और अपन ये भी कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से अपन डिफाइन करें कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, समय चलता जा रहा है और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वस्तु क्या कहलाएगी बेटा, विराम में कहलाएगी, स्थिर अवस्था में कहलाएगी। दूसरी बात, दूसरे तरीके से अपन क्या कह सकते हैं इसको, किसी कण के निर्देशांक, जैसे मान लो कोई कण है, किसी कण के निर्देशांक हैं त्रिविमीय आकाश में, किसी कण के निर्देशांक XYZ है, और इन XYZ में तंत्र के मूल बिंदु के, किसी कण के निर्देशांक XYZ तंत्र के मूल बिंदु के, तंत्र का जो निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु, तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं। जो XYZ जो निर्देशांक है वो किसी कण तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं। और यदि कण के तीनों निर्देशांक, ये जो तीनों निर्देशांक हैं जो मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति को बता रहे हैं, तो यदि समय के सापेक्ष, यदि कण के तीनों निर्देशांक समय के सापेक्ष, समय तो बदल रहा है, समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहते हैं, समय के सापेक्ष क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, तो वस्तु या निकाय या कण किस में कहलाता है, विराम की अवस्था में माना जाता है या कहलाता है, विराम की अवस्था में कहलाता है या स्थिर अवस्था कहलाता है। यानी कण की जो स्थिर है वह अपरिवर्तित रहे, यानी जो तीन निर्देशांक है, अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी कण की स्थिति को बताने के लिए अपन को तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। और यदि ये तीनों बदले ही नहीं समय के सापेक्ष, यदि कण के तीनों निर्देशांक समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहें, कांस्टेंट रहते हैं, तो वस्तु या निकाय या कण क्या कहलाता है कि भाई स्थिर अवस्था में कहलाता है। और अपन कह सकते हैं अर्थात वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष, वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु क्या कहलाएंगे, स्थिर है। ये क्या होगी, स्थिर अवस्था की परिभाषा हो गई। समझ में आ गई। विराम क्या है, दो बातें हैं, या तो वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष रेस्ट में होनी चाहिए, पहली बात, या वस्तु समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि XYZ जो दूरी थी मूल बिंदु के सापेक्ष उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो अपन कहेंगे कि वस्तु विराम की अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये क्या हो गए, विराम हो गई। और विराम है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो X क्या है, नियत है,
अस्तित्व में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो अपन क्या कहें, dx अपॉन dt जीरो है, क्योंकि नियत चीज का अवकलन जीरो होता है, यानी वस्तु का वेग जीरो है। वेग जीरो हो गया तो त्वरण जीरो हो गया, त्वरण जीरो हो गया तो वस्तु पर लगने वाला बल जीरो हो गया, यानी उसके पैरामीटरों की अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जब अपन को ये पता चल गया कि वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है। समझ में आ गई बात? तो रेस्ट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गति। नेक्स्ट अपन किसकी बात करें कि किसी वस्तु, कोई वस्तु यदि गति में कहलाती है, तो अब गति जस्ट इसका क्या हो गया कि भाई समय के सापेक्ष वस्तु की कोऑर्डिनेटों में, निर्देशांकों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो वस्तु क्या कहलाती थी, विराम में कहला रही है। और अब अपन क्या कहेंगे, गति की बात कर रहे हैं, मोशन। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, गति, मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपना जो टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पे अपन आ गए हैं। और ये क्या होगी, यदि कोई वस्तु, परिभाषा क्या है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष या निर्देश तंत्र, यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में, निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में या अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है या अपनी स्थिति को बदलती है, स्थिति में परिवर्तन करती है, तो क्या कहलाएगा, इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, परिवर्तन करती है, तो वस्तु गतिशील है। वस्तु क्या है, गतिशील है। कहने का मतलब वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है, या अपन इसको निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव नहीं कर रही, तो विराम में है, बदल रही है तो गति में है। और अपन ये भी कह सकते हैं, यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु गति में है। तो वस्तु किस में है भाई, गति में है। गति हमेशा प्रेक्षक के सापेक्ष होती है, मतलब जो बताने वाला है उसके सापेक्ष होती है। कि अभी एक गाड़ी निकलकर चली गई, तो मैं बताने वाला हूं, तो गति हमेशा, ये इंपॉर्टेंट बात है, गति हमेशा प्रेक्षक के सापेक्ष होती है। या अपन ये कह सकते हैं, गति हमेशा सापेक्ष ही होती है, निरपेक्ष गति का कोई महत्व नहीं है। ये गति होगी। गति के प्रकार, गति के प्रकार किस आधार पर, विमा के आधार पर। किसके आधार पर, विमा के आधार पर। कि विमा है, जैसे एक डायरेक्शन में जा रही है तो एक विमीय, दो डायरेक्शन यदि दो कोऑर्डिनेट चाहिए तो द्विविमीय, और तीन यदि किसी कण की गति को बताने के लिए अपन को तीन कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या है, त्रिविमीय। तो गति के प्रकार, यहीं से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो गति का प्रकार कौन सा हो गया भाई, पहला प्रकार हो गया एक विमीय। कैसा हो गया, एक विमीय प्रकार की गति होगी। क्या हो गया, एक विमीय गति, इसको अपन एक विमीय गति या शॉर्ट में इसको 1D। ऐसे ही दूसरी कौन सी होगी, द्विविमीय गति। और तीसरी कौन सी होगी भाई, द्विविमीय गति या 2D। और तीसरी क्या होगी, त्रिविमीय गति। कौन सी होगी, 3D। ठीक है। एक विमीय गति को अपन कैसे डिस्क्राइब करें, सीधी सी बात है, यदि कोई पिंड सरल रेखा में गतिशील हो, कोई पिंड सरल रेखा में, कोई पिंड सरल रेखा में गतिशील हो, कोई पिंड सरल रेखा में गतिशील हो, तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। गतिशील हो तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है। इसी को अपन कैसे और डिफाइन कैसे कह सकते हैं, किसी कण की गति को बताने के लिए या किसी कण की गति को डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक ही निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो उसकी गति को अपन क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। मान लो केवल x डायरेक्शन में जा रहा है
तो x डायरेक्शन में एक विमीय गति। मान लो किसी कण की गति केवल y डायरेक्शन में हो रही है तो ये भी एक विमीय गति है, और किसी कण की गति यदि z डायरेक्शन में हो रही है तो भी ये एक विमीय गति है। एक बार में केवल क्या होना चाहिए, x डायरेक्शन में जा रही है तो x में ही परिवर्तन होना चाहिए, y डायरेक्शन में गति है तो y में ही परिवर्तन होना चाहिए, और z में है तो z में ही परिवर्तन होना चाहिए। तो ये गति कौन सी गति कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। और इसके एग्जाम्पल इसका सीधी सड़क पर कार की गति हो सकती है, या सीधी सड़क पर वाहन की गति, कोई भी वाहन हो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। और दूसरा क्या है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति, नीचे की तरफ मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति है, वो भी कौन सी गति है भाई, 1D, वन डायमेंशनल गति है। ठीक है, ये तो एक, इसको अपन डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, यदि कोई पिंड या वस्तु एक समतल में गतिशील हो, समतल का मतलब समतल को जैसे अपन को डिस्क्राइब करना है तो एक्स वाई, अपन को दो निर्देशांक चाहिए, एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है, ये भी समतल है, ये भी समतल है और ये भी समतल है। तो परिभाषा क्या होगी, यदि कोई पिंड समतल में गतिशील हो, तो पिंड की गति, समतल में गतिशील हो तो पिंड की गति कौन सी गति, तो पिंड की गति द्विविमीय गति कहलाती है। समतल में गतिशील हो तो कौन सी गति कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। और अपने चारों तरफ की जितनी भी गतियां हैं, मोस्टली जो गतियां हैं वो कौन सी होती हैं, 2D गतियां ही होती हैं। इसका एग्जांपल, वर्तीय पथ पर कण की गति, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अपन बिलियर्ड की गेंद बोल सकते हैं, कैरम बोर्ड की गोटियां बोल सकते हैं, बिलियर्ड के बॉल की गति, कैरम बोर्ड की गोटियां जब उछलती हुई चलती हैं तो वो भी कौन सी होती हैं, 2D मोशन हो सकती है। ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। और सीधी सी बात है इसका, यदि इसकी गति को डिस्क्राइब करने के लिए अपन को 2 निर्देशांकों की आवश्यकता हो, कितने की, 2 निर्देशांकों की आवश्यकता हो, तो जैसे x है तो x डायरेक्शन में vx वेग चाहिएगा, ax त्वरण चाहिएगा, और fx क्या चाहिएगा, बल चाहिएगा। एक तो ये होगी। और y यदि साथ में हो तो vy चाहिएगा, त्वरण ay चाहिएगा और fy चाहिएगा। तो किसी कण की गति को बताने के लिए यदि 2 निर्देशांकों में क्या हो रहा है, 2 दूरियों में या 2 विस्थापनों में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी गति को अपन क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं, या 2D मोशन अपन ने कह दी। और ऐसी गति को अपन क्या कहते हैं, समतल गति। ठीक है। और तीसरी जो गति है वो त्रिविमीय है, और अपन इसको क्या कहें, यदि कोई पिंड आकाश में गतिशील हो, जैसे कोई कीड़ा है वो आकाश में तैर रहा है, जैसे कटी हुई पतंग है वो आकाश में तैर रही है, आकाश में उड़ रही है, तो उसकी जो गति है वो कौन सी गति होगी, त्रिविमीय गति होगी। और उसकी गति को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास में कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। तो उसकी कैसे डिफाइन करें, यदि कोई पिंड आकाश में गतिशील हो, कहाँ हो, आकाश में गतिशील हो, यदि कोई पिंड आकाश में गतिशील हो तो पिंड की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो पिंड की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो पिंड की गति क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अभी मैंने बताया है, कटे हुए पतंग की गति। और दूसरा क्या हो सकता है, किसी कीट की गति, कीट में मच्छर भी आ सकता है, मक्खी भी आ सकती है, कोई भी कीड़ा आ सकता है जो मतलब आकाश में उड़ रहा है और वो अपने पास आ रहा है। तो सीधी सी बात होगी, एकविमीय गति का मतलब क्या हो गया कि एक निर्देशांक चाहिए अपन को किसी कण की गति के बारे में बताने के लिए, द्विविमीय में 2 चाहिए, और त्रिविमीय में आकाशीय गति में अपन को कितने निर्देशांक चाहिए, 3 निर्देशांक चाहिए। तो उसकी गति को अपन एकविमीय
द्विविमीय और त्रिविमीय गति कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले ले। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं दूरी कि भाई जब गति बात चली गई तो दूरी, कण मान लो अपन से दूर चला गया तो कुछ न कुछ दूरी चलकर चला गया, तो अपन दूरी को एक्सप्लेन करेंगे कि दूरी के बाद में विस्थापन के बाद में वेग आ गया, त्वरण आ गया, उस हिसाब से अपन अपने टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं दूरी की। दूरी, डिस्टेंस, भाई जब कण की स्थिति में परिवर्तन हो गया समय के सापेक्ष तो उसने क्या कर लिया, कुछ न कुछ दूरी तय कर ली। तो दूरी क्या होगी, तो अपन दूरी को कैसे डिफाइन करें? किसी वस्तु द्वारा, यहां से किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को अपन क्या कहते हैं? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कि कोई वस्तु थी और उसने क्या कर ली, कोई डिस्टेंस, कोई लंबाई तय कर ली, तो उस लंबाई को अपन क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात क्या है? दूरी को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। दूरी को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। यानी अपन यदि किसी कण की दूरी अपन बता रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अपन उसकी दिशा बताएं। ठीक है, दिशा का ज्ञान आवश्यकता नहीं है तो सीधी सी बात होगी, दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी राशियां होगी? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो दूरी क्या होगी? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर और विमीय सूत्र क्या हो गया? विमीय सूत्र m0, L1 और T0। भाई मास का, द्रव्यमान का और समय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो दूरी एक अदिश राशि होगी, इसका मात्रक मीटर हो गया और विमीय सूत्र क्या हो गया? इसका m0, L1, T0 हो गया। नेक्स्ट जो बात है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं और इनके बीच की ये दूरी हो सकती है, ये दूरी हो सकती है, अगला कैसे ही घूम के आए, ये दूरी हो सकती है, ये दूरी हो सकती है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत प्रकार से ली जा सकती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनंत प्रकार से हो सकती है, अनंत प्रकार की हो सकती है, अनंत प्रकार की ले सकते हैं। कैसे भी ले अपन, सारी की सारी क्या है? दूरी है। चाहे अपन इधर घूम के आए फिर इधर आए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापने के लिए अपने पास में पथ कितने हो सकते हैं? अनंत प्रकार के पथ हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है दोस्तों, कि जिस पथ से अपन आए हैं उस का मान, यानी दूरी का मान किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्राफ में भी कई बार क्वेश्चन आता है, गतिशील कण के लिए, गतिशील कण की दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती? कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, एवं शून्य भी नहीं हो सकती, एवं शून्य से कम, एवं ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। हो सकती है, इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
दूरी का मान कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। दूरी का मान कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। दूरी का मान समय के साथ बढ़ ही सकता है, दूरी का मान कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता है। और दूरी को इसे x से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी डिनोट कर सकते हैं, z से भी डिनोट कर सकते हैं, s से प्रदर्शित कर सकते हैं। अपना इच्छा पे डिपेंड है कि दूरी को अपन d से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे डिनोट करें दोस्तों, ये दूरी के बारे में बात है। पहली बात क्या होगी, तय किए गए पथ की लंबाई, कितना भी पथ तय करें, चाहे जैसे मान लो ये अपने पास में कोई स्टार्टिंग पॉइंट है a से b, फिर b से c पे आ गए, c वापस यहां पर है, फिर d पे आ गए, ठीक है। अब अपन को कोई पूछे कि o से d तक, ध्यान से समझना, कितनी दूरी तय की, तो भाई डायरेक्ट नहीं बताएंगे, यहां से यहां तक की दूरी नहीं बताएंगे, अपन क्या बताएं। अब मैंने कहा o से अपन b पे गए, b से c पे आए, c से वापस d पे आए, तो दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। दूरी एक अदिश राशि, इसका मान मात्रक मीटर में है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनंत प्रकार से हो सकती है, इंपॉर्टेंट बात है। और दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है। तो ये देखो तय किए गए पथ, यानी O से B पे गया, B से C पे गया और C से D। तो जैसे अपन O से D की दूरी करेंगे तो पहले O से B मेजर करेंगे और फिर B से D मेजर करेंगे, ये हो गई क्या, कुल दूरी हो गई। तो दूरी पथ की, यानी पाथ ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। पथ की कुल लंबाई, कितना भी पथ वो ट्रेवल करे उसको अपन क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसको बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसे x भी से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी डिनोट कर सकते हैं, z से भी डिनोट कर सकते हैं, s से भी डिनोट कर सकते हैं, d से भी डिनोट कर सकते हैं, ये दूरी है। इसके बाद में दोस्तों देखो नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन, कि भाई विस्थापन किसे कहें, तो विस्थापन विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बारे में यदि अपन डेफिनेशन देना चाहें तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक व अंतिम की जो स्थिति होती है, किसी कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी, या किसी, अपन इसको नाम दे सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। एक तो ये डेफिनेशन होगी, या इसी को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करें, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति को, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विस्थापन कहलाता है। कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली रेखा है, उसकी लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन में अपन को वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में वो कहाँ था और अंतिम स्थिति में वो कहाँ था, उस पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि मैं मेरे घर पे था और मैं स्कूल चला गया और स्कूल से वापस आ गया, तो मैं प्रारंभ में कहाँ था, मेरे घर पे था। स्कूल से आने के बाद में मेरी अंतिम स्थिति मेरे घर पे ही है, तो विस्थापन का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही जगह हो गई।
तो मैं वस्तु हूं तो मेरा विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी विस्थापन है वो प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात है विस्थापन को बताने के लिए, विस्थापन को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। विस्थापन को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए ये क्या है भाई, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि होगी। जैसे दूरी को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं था, लेकिन विस्थापन को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए क्या है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। वह विमीय सूत्र वही m0 L1 T0 हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपन ने दूरी के बहुत सारे अनंत पथ लिखे थे, लेकिन विस्थापन का केवल एक और एक ही पथ होगा। दो बिंदु के बीच की सीधी दूरी अपन को ज्ञात करनी है तो केवल और केवल एक पथ ही पॉसिबल हो सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। यानी एक सिंगल ही पाथ है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब वैसा कोई दूसरा पथ संभव नहीं है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, कण द्वारा चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन का मान वस्तु द्वारा चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे दूरी में तो क्या करता था, पथ पर निर्भर करता था, लेकिन विस्थापन का मान चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है विस्थापन का मान, विस्थापन क्या हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है और विस्थापन का मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, जैसे दूरी है वो समय के सापेक्ष ऋणात्मक नहीं हो सकती, वैसे विस्थापन है वो समय के सापेक्ष ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और एक बात और, नेक्स्ट बात यहां लिख दे रहा हूं कि इसको बताने के लिए क्या है, दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जिन राशियों को बताने के लिए दिशा का ज्ञान होता है, उन राशियों के ऊपर ऐसे तीर का निशान लगाकर डिनोट करते हैं, और उन राशियों को अपन क्या कहते हैं, सदिश राशि। सदिश का मतलब दिशा से, दिश का मतलब दिशा और का मतलब दिशा सहित। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा का और परिमाण दोनों का होना आवश्यक है, उनको अपन क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो इसे यानी विस्थापन को इसे व्यक्त करने के लिए जैसे x के ऊपर बार, x बार, d के ऊपर बार, s के ऊपर बार प्रयोग में लेते हैं। यानी विस्थापन को व्यक्त करने के लिए जो भी अपन पैरामीटर ले रहे हैं, जो भी अपन चर ले रहे हैं, उसके ऊपर किसका निशान लगा देते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए x तीर का निशान, d के ऊपर तीर का निशान, s के ऊपर तीर का निशान, या y के ऊपर तीर का निशान, z के ऊपर तीर का निशान का उपयोग अपन करते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन initial and final position of the particle, does not depend upon the path travels by the particle and it will be positive, negative and शून्य। और विस्थापन का मान वस्तु द्वारा चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता, चाहे पथ कैसा भी हो। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन क्लियर हो गया। अब मैं दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं जिससे विस्थापन और दूरी आपको क्लियर हो जाएगी। इसका कोई लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो ले सकता है। अब देखो दो एग्जाम्पल है। एक पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि कोई कण है वो A से B पर जा रहा है और B से C पर जा रहा है, और उसकी अंतिम स्थिति क्या है, C है। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि भाई उसकी दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है,
यदि कोई पिंड ए से गति करता हुआ बी पर, बी से सी पर चित्रानुसार चला जा रहा है, चित्रानुसार चला जा रहा है, तो ए से सी तक जाने में कण द्वारा, तो ए से सी तक जाने में कण द्वारा या पिंड द्वारा तय विस्थापन व दूरी ज्ञात करो। बहुत आसान है। तो पिंड द्वारा तय दूरी व विस्थापन अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो चित्र क्या कहता है, ध्यान से, ये ए है, ये बी, और यहां से ये सी पे आ गया। ये ए से चला, ये बी पे आ गया, ये सी पे आ गया। ए से कण यहां चला, कितनी दूरी पर चला भाई? 8 मीटर की दूरी पर चला। ए से स्टार्ट होकर कितना? 8 मीटर। और फिर बी से ये ऊपर की तरफ चल गया, 6 मीटर दूरी पर चल गया। और कण लास्ट में कहां पर है? अपनी वस्तु यहां पर है, यहां से ये वस्तु चली थी। तो अब ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई, और ये वस्तु की कौन सी स्थिति होगी? अंतिम। तो सीधी सी बात क्या होगी? दूरी, कण की दूरी पिंड द्वारा तय दूरी बराबर क्या होगी भाई? ए से बी पर गया तो ए बी प्लस बी से सी पर गया, तो ए बी कितनी है भाई? 8 मीटर, प्लस बी सी कितनी है? 6 मीटर। तो 8 से 14, दूरी कितनी होगी? 14 मीटर होगी। क्योंकि जिस पथ से भी वो चला है उस पथ की कुल लंबाई अपन को ऐड करनी है, दिशा इसमें मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पिंड द्वारा तय विस्थापन, पिंड द्वारा तय विस्थापन क्या है भाई? ए सी। ए प्रारंभिक पोजीशन है और सी क्या है? अंतिम पोजीशन है, और पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, और ए से अपन को निकालना है। तो ये क्या हो गई भाई? कर्ण हो गया। ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण हो गया। और कर्ण को अपन को पता है कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अंडर द रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। के का कर्ण है, ए का आधार है, और एल का क्या है? लंब है। हो गया। तो कर्ण क्या हो गया? अंडर द रूट लंब प्लस आधार। लंब कितना है भाई? 6 6 36, प्लस आधार कितना है? 8 घंटा 8 8 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 घंटा 64, और 36 और 64 कितना हो गया भाई? 100, और ये कितना आ गया भाई? 10 मीटर। तो विस्थापन तो देखो कितना हो गया? 10 मीटर हो गया, और दूरी क्या होगी? 14 मीटर होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनों में क्या हमेशा आप ध्यान में रखना, दूरी का मान ग्रेटर देन या तो बड़ा होगा विस्थापन से, दूरी का मान हमेशा या तो विस्थापन से बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। दूरी हमेशा या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। ये अपना क्वेश्चन हो गया। विस्थापन आ गया 10 मीटर और दूरी कितनी आ गई? 14 मीटर, दोनों अलग अलग हो गए। तो यहां से दूरी तो क्या होगी? टोटल पाथ की लंबाई जो भी कण ने तय की है, और विस्थापन क्या हो गया? प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी। एक क्वेश्चन और दोस्तों, मिटा दो। एक क्वेश्चन और, आज की इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, टेंशन ना करें, सिलेबस बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। आपको बस बार बार चीज़ों को पढ़ते रहना है, टेंशन नहीं करनी है। साथ साथ में जीके की भी तैयारी करें, स्कूल मैनेजमेंट को भी तैयार करें, और अपना टाइम वेस्ट ना करें। शादियों की सीज़न है, फिर भी पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कि कोई चींटी है और ये ए बिंदु से स्टार्ट होकर और ऐसे ऐसे गोल पथ में ऐसे ट्रेवल्स कर रही है, और ए से चलकर चींटी आ गई, कोई आर त्रिज्या का क्या है, कोई गोला है, और एक चींटी यहाँ से चलकर आ गई, ऐसे ऐसे चलकर आ रही है,
और बी बिंदु पर ये पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई? बी बिंदु पर पहुंच गई। और अपन को क्या करना है? इस चींटी का विस्थापन कैलकुलेट करना है और इसकी दूरी कैलकुलेट करनी है और फिर विस्थापन और दूरी का अनुपात अपन को निकालना है। विस्थापन और दूरी का अनुपात अपन को निकालना है। बहुत सिंपल है। देखो, आर त्रिज्या का वर्त है और इस पे कोई चींटी या कोई कीड़ा या कोई आदमी का कुछ भी चल सकता है, वर्त की गति है। जब वह बी पर आएगा तो ध्यान से देखो, ए से बी पर आ गया तो ए से बी पर आ गया तो ये दूरी तो क्या होगी? त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या। तो यहां से यहां तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं भाई? व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या हो गया? दो बिंदु सीधी दूरी होगी। सीधी दूरी तो विस्थापन तो क्या हो गया भाई? आर प्लस आर बराबर कितना हो गया? 2r। कहने का मतलब ए और बी की सीधी, अपन को पथ नहीं देखना। विस्थापन में तो अपन को देखना प्रारंभिक तो कहाँ है और अंतिम कहाँ है और उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो अपन को देखनी है। तो विस्थापन तो कितना हो गया? 2r। और दूरी में तो पथ भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखो, पूरे इस गोले पर चल के आएंगे तो इस गोले की परिधि पूरे की कितनी है भाई? 2πr। लेकिन b तो आधा ही है, तो आधा है तो कितनी होगी भाई? 2πr/2 यानी कितनी होगी? πr। तो दूरी कितनी होगी दोस्तों? πr। भाई पूरी दूरी, पूरा एक चक्कर करती है तो परिधि की पूरी लंबाई कितनी होगी? 2πr। आधी दूरी तय की है तो क्या होगी? πr। तो इसका विस्थापन का यानी विस्थापन कितना? 2r और πr कितना भाई? πr। पाई से पाई कट गया तो कितना हो गया? 2/पाई। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। पाई बराबर अपन जानते हैं 3.14। यदि वैसे कैलकुलेशन में आए तो वहां से भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस हिसाब से दोस्तों अपन ने आज 11वीं क्लास की जो यूनिट है, जो उसका सेकंड, जो अपने फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड टॉपिक क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को अपन ने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी अपन सिलेबस को कर लेंगे पूरा। आप लोग धैर्य बनाए रखें और शांति से तैयारी करें।